हेलो दोस्तों, मैं अक्षय कुमार आप सभी का एग्ज़ाम टाइम आईक्यू चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, भारत के पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न श्री प्रणब मुखर्जी का 31 अगस्त को देहांत हो गया। आज हम सभी उन्हीं की बायोग्राफी को रिव्यू करेंगे। हालांकि पिछले कई दिनों से वे बीमार चल रहे थे, ब्रेन सर्जरी हुई थी, लंग इन्फेक्शन था और कोरोना से भी वो संक्रमित थे और पिछले हफ्तों से वे कोमा में चले गए थे। अंततः अब वे इस दुनिया में नहीं रहे। तो आज हम सभी इस वीडियो में उन्हीं की बायोग्राफी को रिव्यू करेंगे कि उनका जीवन किस तरीके का रहा, किस तरह से उन्होंने अपने जीवन में उतार चढ़ाव देखा और आगे बढ़े। तो आप सभी से एक निवेदन है कि कृपया आप सभी एग्जाम टाइम आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, आइए आज का यह वीडियो शुरू करते हैं। अब दोस्तों, प्रणब मुखर्जी का जन्म 11 दिसंबर 1935 को मीराती में हुआ था, पश्चिम बंगाल के मीराती में। उनके पिता कमाडा किंकर मुखर्जी, वो भी पश्चिम बंगाल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य रहे थे 1952 से 1964 ईस्वी तक, कांग्रेस की ओर से ही। और प्रणब मुखर्जी भी कांग्रेस के ही दिग्गज नेता थे। उनकी माता राजलक्ष्मी मुखर्जी, वो भी थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रहती थी। फिर प्रणब मुखर्जी की शुरुआती शिक्षा सूरी विद्यासागर कॉलेज से हुई। उसके बाद उन्होंने पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री से मास्टर्स की डिग्री हासिल की और एलएलबी का डिग्री भी उन्होंने प्राप्त किया। दोनों डिग्रियां उन्होंने कैलकाटा यूनिवर्सिटी से हासिल की थी। दोस्तों, अब पढ़ाई के बाद प्रणब मुखर्जी कैलकाटा यूनिवर्सिटी के ही एक कॉलेज में टीचर बने और इन्होंने जर्नलिस्ट के तौर पे भी काम किया। प्रणब मुखर्जी की शादी सुरभा मुखर्जी से हुई और दोनों के दो सुपुत्र और एक सुपुत्री हुई। उनके एक सुपुत्र अभिजीत बैनर्जी पूर्व में एमपी भी रह चुके हैं और इन्होंने प्रणब मुखर्जी ने अपर डिवीजन क्लर्क के रूप में कार्य करना शुरू किया कोलकाता में ही। किस ऑफिस में? तो डेप्यूटी अकाउंटेंट जनरल के ऑफिस में इन्होंने अपर डिवीजन क्लर्क के रूप में कार्य शुरू किया। अब इसके बाद इनका पॉलिटिकल कैरियर शुरू होता है। दोस्तों, प्रणब मुखर्जी 1969 में एक निर्दलीय उम्मीदवार का इलेक्शन कैंपेन सक्सेसफुली मैनेज किया था, जिससे तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने उनसे प्रभावित होकर उन्हें आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करने का ऑफर किया, जिसे प्रणब मुखर्जी मना नहीं कर पाए और 1969 में प्रणब मुखर्जी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। फिर उसके बाद प्रणब मुखर्जी 5 बार राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए, 1969, 1975, 81, 1993 और 1999। और 2 बार वे लोकसभा के लिए भी चुने गए, 2004 में और 2009 में। 5 बार राज्यसभा और 2 बार लोकसभा के एमपी रहे। फिर उसके बाद 23 वर्षों के लिए उन्होंने कांग्रेस वर्किंग कमेटी के रूप में भी कार्य किया, जो कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग बॉडी होता है। उसके लिए भी इन्होंने 23 वर्षों तक काम किया कांग्रेस पार्टी के लिए। दोस्तों, प्रणब मुखर्जी भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में अपनी सेवाएं दी, जैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में डिप्टी मिनिस्टर रहे, शिपिंग एंड ट्रांसपोर्ट, स्टील एंड इंडस्ट्री, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस, वित्त राज्य मंत्री के रूप में उन्होंने 1973 से 74 तक कार्य किया। फिर कॉमर्स एंड स्टील माइंस के भी मंत्री रहे 1980 से 82 तक। उसके बाद जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तो वे पहली बार फाइनेंस मिनिस्टर बने, जिसमें उन्होंने 1982 से 84 तक कार्य किया। फिर 1980 से 85 तक वे राज्यसभा के नेता रहे, राज्यसभा जिसे कि हम ऊपरी सदन कहते हैं, उसके वे नेता रहे। 1984 में जब इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई थी तो उसके बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे दोस्तों। तब प्रणब मुखर्जी की राजीव गांधी से अनबन हो गई थी, तो प्रणब मुखर्जी ने 1986 में अपनी एक नई पार्टी का गठन किया था, राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस पार्टी। फिर 1989 में प्रणब मुखर्जी की राजीव गांधी से सुलह हुई और उन्होंने अपनी पार्टी का विलय इंडियन नेशनल कांग्रेस में ही कर दिया। मतलब कि प्रणब मुखर्जी 3 साल के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस से बाहर रहे, फिर बाद में वे कांग्रेस में ही आके मिल गए। दोस्तों, प्रणब मुखर्जी का पॉलिटिकल कैरियर राजीव गांधी के मृत्यु के बाद दोबारा राइज किया। जब पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने प्रणब मुखर्जी को योजना आयोग का डेप्यूटी चेयरमैन नियुक्त किया, जिसके रूप में उन्होंने 1991 से 1996 तक कार्य किया। फिर वाणिज्य मंत्री रहे 1993 से 1995 तक।
और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, विदेश मंत्री के रूप में भी उन्होंने 2 बार कार्य किया, 1995 से 1996 और 2006 से 2009। 2006 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। उसके बाद वे रक्षा मंत्री रहे 2004 से 2006 तक, और वित्त मंत्री वो दोबारा चुने गए। दोबारा वे 2009 में चुने गए और 2012 तक वे वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया। और डॉक्टर मनमोहन सिंह के सरकार में उनकी हैसियत नंबर 2 की थी। और डॉक्टर मनमोहन सिंह और प्रणब मुखर्जी के बीच लगातार सीनियर जूनियर का दोस्तों खेल चलता रहा। शुरुआत इस तरीके से हुई दोस्तों कि जब प्रणब मुखर्जी 1982 में फिनांस मिनिस्टर थे, तो उस समय उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को आरबीआई का गवर्नर अपॉइंट किया। फिर जब 2004 में डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, तो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस और मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के रूप में प्रणब मुखर्जी कार्य किया। फिर जब 2012 में प्रणब मुखर्जी देश के राष्ट्रपति बने, तो उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे। तो इस तरीके से इन दोनों के बीच सीनियर जूनियर की खेल चलता रहा दोस्तों प्रणब मुखर्जी ने 2012 तक भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में अपनी सेवाएं दी। उसके बाद जुलाई 2012 में राष्ट्रपति चुनाव में उन्होंने पीए संगमा को पराजित कर भारत के 13वें राष्ट्रपति चुने गए। अपने राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान प्रणब मुखर्जी लगभग 30 दया याचिका खारिज की, जिसमें याकूब मेमन, अजमल कसाब, अफजल गुरु की दया याचिका भी शामिल है। एक स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में उन्होंने कार्य किया। 30 दया याचिका कम नहीं होती है दोस्तों जब प्रणब मुखर्जी भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में मंत्री थे, तो उनके द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्य देखते हैं। तो जब मुखर्जी 2005 में डिफेंस मिनिस्टर थे, रक्षा मंत्री थे, तो उन्होंने इंडो यूएस डिफेंस फ्रेमवर्क डील पे साइन किया था। और 2006 में उन्होंने इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट भी साइन किया था। और उन्होंने न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप पे भी साइन किया था, एक एग्रीमेंट था। उसके बाद उन्होंने कमोडिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स एंड फ्रिंज बेनिफिट टैक्स, इन दोनों टैक्सों को उन्होंने समाप्त कर दिया था दोस्तों। प्रणब मुखर्जी द्वारा ये टैक्स समाप्त किए गए और ये डील जो एग्रीमेंट है न्यूक्लियर ग्रुप्स के, ये सभी साइन उन्होंने ही किए थे। दोस्तों प्रणब मुखर्जी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के भी मेंबर रहे हैं, जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, अफ्रीकन डेवलपमेंट, इन सभी बैंकों के अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में शामिल रहे। फिर ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक के 24 राष्ट्रों के चेयरमैन रह चुके हैं। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस, सार्क देशों के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस है, इसमें भी इन्होंने चेयरमैन के रूप में अपनी सेवाएं दी। तो चाहे वो भारतीय स्तर पर हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, प्रणब मुखर्जी अपनी जिम्मेदारियां बहुत ही अच्छे तरीके से निभाए हैं। दोस्तों प्रणब मुखर्जी ने भारतीय अर्थव्यवस्था और राष्ट्र निर्माण पर कई किताबें भी लिखे हैं, जिसमें से कि सबसे लेटेस्ट एक है द कॉलिशन ईयर 1996 टू 2012। यह किताब इन्होंने 2017 में लिखी थी। और भी कई किताबें हैं, जैसे कि बियॉन्ड सर्वाइवल, इमर्जिंग डायमेंशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जो कि अर्थव्यवस्था पे है, ऑफ द ट्रैक, सागा ऑफ स्ट्रगल एंड सेक्रीफाइसेस। ये सभी जो भी आप यहाँ लिखे हुए देख रहे हैं, एक बार अवश्य पढ़ लें। ये सभी किताबें पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के द्वारा लिखी गई हैं। दोस्तों पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी को प्राप्त कुछ अवार्ड्स पर नज़र डालते हैं। तो 1984 में यूरो मनी के द्वारा एक सर्वे किया गया था, जिसमें कि बेस्ट 5 फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द वर्ल्ड, इस लिस्ट में इनका नाम आया था। और 2010 में एशिया के फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द ईयर चुने गए थे। एशिया कंटिनेंट के फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द ईयर चुने गए थे इमर्जिंग मार्केट्स के द्वारा। इसके बाद इन्हें 2008 में भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और 2019 में भारत रत्न भी इन्हें प्राप्त हुआ। भारत रत्न जो कि सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान है, इन्हें 2019 में मिला। इन सभी के अलावा विभिन्न देशों द्वारा इन्हें कई और अवार्ड से सम्मानित किया गया। कई विश्वविद्यालय ने इन्हें डॉक्टरेट की मानद उपाधि भी दी थी। दोस्तों अभी हमने भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के बायोग्राफी को रिव्यू किया।
इनके बायोग्राफी देखने समझने के बाद एक लाइन कि ए मैन ऑफ ऑल सीजन्स। इन्होंने भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के मंत्री, भारत के राष्ट्रपति और कांग्रेस पार्टी के अंदर विभिन्न पदों पर कार्य किया। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में भी इन्होंने अपनी सेवाएं दी। तो इनका जीवन फुल्ली इंस्पिरेशनल है। इनके जीवन से हम सभी बहुत कुछ सीख सकते हैं। इन्होंने सभी पद पर जिम्मेदारी पूर्ण तरीके से अपनी सेवाएं दी, उन्होंने काम किया। एक पूरा लाइफ इनका इंस्पिरेशनल है। हम सभी स्टूडेंट्स इनके लाइफ से बहुत कुछ सीख सकते हैं। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यह वीडियो देखने के लिए। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें दोस्तों। थैंक यू।